डियर स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के एमए सेकेंड सेमेस्टर मनोविज्ञान के एक पेपर पॉजिटिव इमोशंस एंड हेल्थ के सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वेलबींग पर चर्चा करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि हम अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को कितना जानते हैं, समझते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डेनियल गोलमैन ने दिया था, जिसको पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सहमति इसमें व्यक्त की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है कि हम अपने इमोशंस को कितना जानते हैं, समझते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कितना जानते हैं और हम अपने मोटिवेशनल फैक्टर्स से कितने अवेयर हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ हुआ कि हम अपने इमोशंस को कितना मैनेज कर पाते हैं। अगर हमारे सामने इम्पल्सिव फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, तो हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उससे कैसे निकलते हैं, ये सब कुछ सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। थर्ड है सोशल अवेयरनेस या सोशल एस्पेक्ट। सोशल अवेयरनेस के अंतर्गत दूसरों के फीलिंग्स को हम कितना जानते समझते हैं और उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान से समझना, जानना और फिर उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सुनना, ये सोशल अवेयरनेस कहलाती है। फोर्थ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस बात पर बल देता है कि हम दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दूसरों के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसके आधार पर रिलेशनशिप बनता है या हमारा ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बनता है, प्रॉपर रेपो बनता है। ये 4 एस्पेक्ट्स है जिसके आधार पर EI को डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस की ओर कि वास्तव में EI कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी जगह पर किसी भी लोग के लिए। पहला है परफॉर्मेंस एट वर्क। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर EI बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत सारे लोगों के साथ डील करनी पड़ती है, बहुत सारे तरह तरह के लोगों के साथ हमको काम करना होता है। वैसी स्थिति में अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना और फिर दूसरों के मोटिवेशन को भी बना कर रखना एक ज़रूरी स्थिति हो जाती है। हमको बहुत ज़रूरी ये काम सोच लीजिए करना होता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि पूरा वातावरण अच्छा होता है, और वातावरण अगर अच्छा होगा वर्क प्लेस में तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, उनको हायर किया जाता है, उससे पहले EQ टेस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। EI का हमारे फिजिकल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा महत्व संबंध है, या फिजिकल हेल्थ के लिए EI बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो हमको क्योंकि कारण क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप ही होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमको बहुत तरह की शारीरिक समस्याओं का, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, इनफर्टिलिटी का है, ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। तो वहाँ पर इसका बहुत महत्व होता है। हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर EI सही नहीं होगा तो बहुत सारी मानसिक समस्याओं का सामना हमको करना पड़ सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो इन सबसे बचने के लिए EI बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए भी
ईआई बहुत महत्वपूर्ण होता है, या उसका रोल, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ईआई को कैसे रिलेशनशिप को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ईआई के थ्रू? हम अगर कम्युनिकेट सही ढंग से करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को सही ढंग से समझते हैं, तो क्या होगा कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप हमारी ट्रस्टवर्दी बनेगी, और उसके कारण आपस में जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के कारण इंटीमेसी अच्छी रहेगी, और परिणाम स्वरूप हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वहाँ पर जब रिलेशनशिप में जब इस तरह की बात होगी तो हमको एक्सेप्टेंस मिलेगी, और हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, राइट। तो रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए भी ईआई बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञों का कहना है कि ईआई जो है वो इनबोर्न होता है, यानी कि जन्मजात होता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, हम ईआई को बढ़ा सकते हैं कुछ स्किल्स सीख करके। जिस तरह से 5 तरह के स्किल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला स्किल है द एबिलिटी टू क्विकली रिड्यूस स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कम करने की, यानी जल्दी से जल्दी कम करने की योग्यता का विकास करना। अब हम अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जल्दी से जल्दी? उस स्थिति का हम आकलन करें कि वास्तव में जो समस्या है वो किस तरह की है। हम अपने जो फीलिंग्स है उसको महसूस करें, एक्सेप्ट करें, और साथ ही साथ में हम ये देखें कि हम अपने स्ट्रेस के साथ में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। क्या हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में आने पर उसका क्या होना चाहिए, इफेक्ट दूसरों पर पड़ता है? क्या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की दूसरी विषमता आ जाती है? इन सब चीज़ों को जानने समझने के बाद हम अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। इसको जानना पहले ज़रूरी है, इसके बाद हम इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कम करने के लिए हम अपने तरीके से कुछ तरीका कुछ निकाल सकते हैं। जैसे हमको जिस चीज़ में रुचि है हम वो काम करें, जिस चीज़ को हम बहुत दिन से छोड़े हुए काम को हम उस काम को शुरू करें, या हमको कहीं घूमना अच्छा लगता है हम कहीं घूमने चले जाएं, हमको गार्डनिंग अच्छी लगती है तो हम थोड़ा सा गार्डन में कुछ काम कर लें। अगर हमको कुछ रेसिपी बनानी है हम किचन में जाकर कुछ रेसिपी बना सकते हैं। इससे हम अपने जो स्ट्रेस है उससे हम थोड़ी देर के लिए दूर हो सकते हैं, यानी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे तो स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और फिर हम उसका समाधान या उससे हम निकलने के लिए रास्ते अच्छे से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्किल है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस। हम अपने इमोशंस को समझें, जाने, पहचानें। कभी अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या आपको उसका एहसास स्टमक में होता है, चेस्ट में होता है, या नेक में होता है, या कहीं पर आपकी बॉडी में आपको महसूस होता है कि आपको स्ट्रेस है? अगर नहीं होता है तो इसको जानने की आवश्यकता है, उससे जुड़ने की आवश्यकता है। भले ही इमोशन नेगेटिव हो लेकिन उसको आपको जानना, समझना, उससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, फियर है, इसको एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है ताकि क्या हो, आपके अंदर से वो चीज़ निकले और आप अंदर से अच्छा महसूस करें, फ्री फील करें। अब अगर निकालना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कितनी भी मात्रा में अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करें। उसको भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं कला, यानी अपने संवेगों को व्यक्त करना भी एक कला है। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसका समय सही होना चाहिए, उसका वे सही होना चाहिए, सही तरीका सही होना चाहिए, और सही मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस करके अगर आप अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को भी व्यक्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप स्थिति को संभाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल क्यूज से हम दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं। नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, हमारा जो गेस्चर है, पोस्चर है, हमारा वॉइस टोन है, इन सब के आधार पर हम दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि हम
जितना बोलते हैं वो उतना मायने नहीं रखता है, कि हम कैसा बोलते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, राइट। और इससे जो अपना कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा प्रभावी भी होता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, और फिर ज़्यादा आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हैं या प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात को बता सकते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू यूज ह्यूमर एंड प्ले डील विथ चैलेंजेस। अगर हमारे सामने कोई चैलेंजेस हैं तो हम उसको बहुत बड़ा रूप ना दे करके उसको थोड़ा हल्का कर लेंगे, तो वो उसका समाधान हमारे सामने जल्दी मिलेगा और सरल तरीके से हमको वो मिल जाएगा, हम ज़्यादा सहज होंगे। अगर हम किसी छोटी सी समस्या को देखिए, किसी किसी की आदत होती है, आपने भी महसूस किया होगा कि छोटी सी समस्या है उसको बहुत बड़ा रूप दे देते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वो सब अफेक्टेड होता है। हमारी नींद पर असर होता है, हमारे डाइट पे असर होता है, बहुत तरह के हमारे व्यवहार पर असर होता है, यानी शारीरिक और मानसिक सारी क्रियाओं पर इसका असर होता है। इसलिए जो भी सिचुएशन है, चैलेंजिंग अगर सिचुएशन है तो उससे तो निकलना है, ये तो तय है। तो उससे निकलने के लिए अगर हम अपने आप को थोड़ा सा सहज महसूस कराएं और उसकी कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा होता है, एआई को वो बढ़ाने में बहुत सहयोग होता है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? आप कुछ जोक्स पढ़िए, दोस्तों से मिलिए, दोस्तों के साथ बात करिए। आपको अगर लगता है कि आप कहीं घूम करके आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप घूम सकते हैं। आप अपने पेट्स जो घर में हैं उनके साथ खेलिए, इस तरह बच्चों के साथ खेलिए। इस तरह से आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे और फिर आप उसका समाधान नए सिरे से सही ढंग से ढूंढ पाएंगे, राइट। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, अपने चैलेंजेस से निकलने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा सहजता महसूस कराएं, तो आप बहुत अच्छे से उससे उबर सकते हैं। तो ये फोर्थ स्किल था। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिवली एंड विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें पॉजिटिवली। देखिए, हमको आज में जीना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट जो धर्मगुरु लोग भी कहते हैं कि प्रेजेंट जो है वो गिफ्ट है, आज ही है जो सब कुछ है, राइट। पिछला जो था कुछ कटु अनुभव भी है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्या होगा ये भी सोच करके बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज जो है उसमें जी करके हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं, और जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके कॉन्फ्लिक्ट से हम अच्छे से निकल सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट से हम निकलेंगे तो नेचुरली हमारा एआई मजबूत होगा, राइट। तो इस तरह से हम अपने एआई को, इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेलबींग की। वेलबींग क्या कहलाता है? साधारण शब्द में अच्छा महसूस करना, अपने लिए कल्याणकारी हो, कुछ भलाई हो, इस तरह का, जिसमें हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, हमारा गुड मेंटल हेल्थ है, हमारा हाई सेल्फ स्टीम है, ये सारा कुछ इसके साथ में जुड़ा होता है, राइट। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के वेलबींग्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेलबींग। पहला है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि हम अपने संवेगों को कितना मैनेज करते हैं, राइट। हम अपने संवेगों से कितना अवेयर हैं, हम उसको कितना मैनेज करते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ तरीके बताए गए। हैप्पीनेस के लिए आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरों के लिए खराब हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अच्छा करें, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो अच्छा है और जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, जैसे बुक पढ़ने से, कहीं घूमने से, कुछ खेलने से, म्यूज़िक सुनने से, जिस चीज़ से भी आपको खुशी महसूस होती है, किसी से बात करने से, तो आपको वो करना चाहिए। माइंडफुलनेस आप बढ़ा सकते हैं थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। आप पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे? आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करिए, अपना दूसरों के इमोशंस को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, दूसरों की योग्यताओं को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से, पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने आप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। रेजिलेंस के थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजिड हो गए, अड़े गए किसी भी, जैसे अड़ियल टाइप का स्वभाव शायद कोई भी पसंद नहीं करता है ना। तो इस तरह की स्थिति से अपने आप को दूर करके हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग क्या होती है कि हम अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं। हम हेल्दी ईटिंग है और गुड एक्सरसाइजेज हैं और कुछ मात्रा में रेस्ट है। इसके आधार पर हम अपने जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल वेलबींग, उसको बढ़ा सकते हैं। फिजिकल वेल में हम अपने जो अपने बॉडी को डिटॉक्सिंग कर सकते हैं, मतलब हम अपने जो जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए मेडिटेशन और योग हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। फिर कुछ न्यूट्रिशन अगर कमी है, हमारे डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशियल डेफिशिएंसी अगर कुछ है हमारे अंदर, तो हम उसके समाधान के लिए फिजिशियंस की मदद ले सकते हैं या डाइटिशियंस की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो रिमूविंग प्लास्टिक फ्रॉम होम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ें खाने से बहुत नुकसान होता है हेल्थ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए प्लास्टिक को तो घर से हटा ही देना चाहिए। ऐसा करके हम अपने फिजिकल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग में क्या होगा कि हम दूसरों के साथ में हमारा किस तरह का कितनी बॉन्डिंग है, दूसरों से हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, दूसरों के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस तरह से हमारा रैपो है, किस तरह का हमारा रिलेशनशिप है, राइट। तो इसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव लाएं। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है, थोड़ा भी किया है, तो थोड़ा सा कृतज्ञता लाएं, तो इससे दूसरों को अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, तो उसको महसूस हो रहा है, महसूस होना चाहिए, राइट। फिर है बिल्डिंग मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस। दूसरे जो सोशल कनेक्शंस है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि सत्संग बहुत अच्छी बात होती है, यानी अच्छे लोगों का साथ हो जिससे कि कुछ मीनिंगफुल काम आप कर सकें। जैसे कोई समूह है आपके साथियों का जो कि कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं या दूसरे कुछ और क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ करके काम करेंगे या कनेक्शन रखेंगे, तो आपका भी वेलबींग बहुत अच्छा होगा। आपको भी अच्छा महसूस होगा ना कि आपका जीवन जो है वो सही काम के लिए लग रहा है या चल रहा है, राइट। तो सोशल वेलबींग इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर मैनेजिंग रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी। आज हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बहुत सारे मीडिया है, इसके आधार पर हम अपने मैसेजेस को, अपनी सूचनाओं को, अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप सही या बैलेंस्ड होना चाहिए। फोर्थ है वर्क प्लेस वेलबींग। वर्क प्लेस वेलबींग के लिए क्या होना चाहिए कि हम अपना जो वर्क प्लेस है और अपने पर्सनल लाइफ है उसमें मेंटेन करके चलें, दोनों को ओवरलैप ना होने दें, और साथ ही साथ में अपने जो वर्क प्लेस के जो हमारे पर्पस हैं उसको परस्यू करें। हम अपने एनालाइज करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में कितना सही हो रहा है, या वो हमारे जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ के पर्पस को वो फुलफिल करता है या नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट है सोसाइटल वेलबींग। सोसाइटल वेलबींग मतलब कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के, अपने कल्चर के इनरिचमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, तो उसमें सक्रिय सहभागिता निभानी चाहिए, और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, अपने वैल्यूज़, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनके साथ में रहना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। अपने घर को प्लास्टिक फ्री करना चाहिए। मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन अदर्स लाइफ, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कैसे डालेंगे दूसरों की लाइफ में, मान लीजिए कोई अगर किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसकी सहायता करें, लेकिन उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। किसी की अगर हम सहायता करते हैं, तो कोई अगर किसी का कंडीशन में है तो उसकी अगर हम सहायता करते हैं तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि आप उसको इन्फीरियर नहीं महसूस करा रहे हैं, आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा ध्यान में रख करके उसकी मदद करेंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ पर पड़ेगा और हेल्दी रिलेशनशिप वहाँ पर बनेगा, सोसाइटल वेलबींग आपकी अच्छी होगी, राइट। और एक चीज़ है
कि काइंडनेस एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसके आधार पर हम अपने सोसाइटल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस और वेलबींग के ऊपर चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का वेलबींग पर प्रभाव पड़ता है। राइट। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और पाया है कि वास्तव में इमोशनल इंटेलिजेंस का वेलबींग पर प्रभाव पड़ता है, या दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं या हाईली एसोसिएटेड हैं। इसी तरह का एक अध्ययन किया गया था निकोला और उनके साथियों के द्वारा 2010 में। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस और मूड और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ स्टीम, इनके बीच रिलेशनशिप देखने की कोशिश की और पाया कि दोनों के बीच में हाईली कोरिलेशन है, मतलब दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं आपस में। ठीक है। इसी तरह का अध्ययन किया था अब्राहम कार्मेल ने 2009 में। इन्होंने साइकोलॉजिकल वेलबींग के 4 एस्पेक्ट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एस्टीम, सोमैटिक कंप्लेंट्स, इन चारों एस्पेक्ट्स पर इन्होंने अध्ययन किया था। किसके साथ? EI के साथ। और पाया कि जो सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है और जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है, ये तीनों साइकोलॉजिकल वेलबींग के एस्पेक्ट्स EI से यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से हाईली एसोसिएटेड पाए गए। राइट। इसी तरह का एक अध्ययन मॉर्टेज नागोही ने 2014 में किया था और उन्होंने भी पाया कि वेलबींग और EI जो है आपस में हाईली कोरिलेटेड है, या उनका आपस में संबंध मजबूत है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का वेलबींग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, या दोनों आपस में हाईली कोरिलेटेड है, या बहुत अच्छी तरह से दोनों संबंधित हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।